बच्चों हम लोग लास्ट क्लास में फोर्स कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। आपसे कहा जाए ये एक बैच है, ये एक बैच है, ये एंगल थीटा है, यहां पर कोई m मास का ब्लॉक है, सारा कांटेक्ट स्मूथ है, कहीं कोई फ्रिक्शन जैसी बात नहीं है, ठीक है। याद करो जरा, हमने आपको सिखाया था कि अगर ये स्लाइड करके इधर जाएगा, यहाँ पे भी स्मूथ है, अगर ये इधर स्लाइड करके जाएगा तो ये किधर भागना चाहता है, ये लेफ्ट भागना चाहता है, याद है। तो ये जिधर जाना चाहता है, अगर हम इसको उल्टा खींचते थे तो इसके स्लाइड करने की टेंडेंसी घटती चली जाती थी। ये जाना चाहता लेफ्ट, याद करो अगर हम इसे राइट साइड a बराबर g tan थीटा से खींचते तो हम कहते ये ब्लॉक इस पर स्लाइड नहीं करेगा। याद करो हमने कहा था अगर ये जिधर जाना चाहता है नेचुरली उसके उल्टा डायरेक्शन में अगर हम इसको खींचें, कितने एक्सेलरेशन से खींचें, g tan थीटा से, तो ये m मास का ब्लॉक इस कैपिटल M मास पर स्लाइड नहीं करेगा। ये बात हमने पढ़ाई थी आपको पिछली क्लास में। अब देखो आज हम जो बात करने जा रहे हैं, अच्छा इसका मतलब ये हुआ कि ये बताओ नेचुरली जाना किधर चाहता है, लेफ्ट, और हम इसे बताओ अगर लेफ्ट ही खींचने लगे तो बताओ इस ब्लॉक का इस पर स्लाइड करने का टेंडेंसी और बढ़ने लगेगा। अगर हम इधर खींचते तो स्लाइड करने की टेंडेंसी घटती, और इधर अगर g tan थीटा से खींचते तो फिर ये स्लाइड करना बंद कर देता। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही इधर जाना चाहता था, ये भागना चाहता था लेफ्ट, तो हम कह रहे हैं कि हम कैपिटल M को जिधर ये जाना चाहता उधर ही कितने एक्सेलरेशन से खींचें ताकि जो स्मॉल m मास है वो फ्री फॉल कर जाए। कैसा फ्री फॉल? तो सवाल लिखिए, फाइंड वैल्यू ऑफ A, यहां लिख दे रहे क्वेश्चन, फाइंड वैल्यू ऑफ A so that mass m fall freely। कह रहे हैं बताओ एक ही क्या वैल्यू हो ताकि जो मास है वो फ्री फॉल करे। कैसा फ्री फॉल करे, राइट। तो फ्री फॉल का मतलब क्या होता है, कोई भी बॉडी फ्री फॉल करे, इस बात का क्या मतलब। इस सवाल को हम कई तरीके से कर सकते हैं, कई तरीके से करके दिखाते हैं। देखो पहला तरीका, अगर इस बॉडी को फ्री फॉल करना है तो फ्री फॉल का मतलब कि वो बॉडी अर्थ से देखने पर, अगर हम अर्थ से देखें, यहाँ पे खड़े होकर देखें, और हमको कोई बॉडी फ्री फॉल होती दिखाई दे तो हम कहेंगे वो बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड अंडर ग्रेविटी आ रहा हो। कितने एक्सेलरेशन से? g से 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो फ्री फॉल का मतलब देखिए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ होता है कि ये बॉडी वर्टिकली डाउन जाए। इसका मतलब बताओ इसका एक्सेलरेशन ऐसे हो जाए, g हो जाए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, इसका मतलब देखो जैसे जैसे ये इधर जाएगा ये वर्टिकली डाउन आएगा। कितने एक्सेलरेशन से? g से। कितने एक्सेलरेशन से? g से। और ये हमको निकालना है। तो याद करो हमने आपको कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ाया था, तो पहला मेथड तो कंस्ट्रेंट मोशन से कर दो। मेथड वन कंस्ट्रेंट मोशन से कर दो। क्या था कंस्ट्रेंट मोशन? कि नॉर्मल के अलोंग दोनों का एक्सेलरेशन बराबर होना चाहिए। तो बताओ भाई ये इंक्लाइंड सरफेस था, ध्यान देना, ये नॉर्मल सरफेस है, ये नॉर्मल इसका, ये देखो इंक्लाइंड है, ये इंक्लाइंड है, इसका ये परपेंडिकुलर नॉर्मल है। तो इस लाइन के अलोंग दोनों का एक्सेलरेशन बराबर। तो ध्यान देना ये एंगल थीटा था, इसका एक्सेलरेशन देखो इधर है g, a1 है g, और इसका एक्सेलरेशन इधर है a2 जो कि a हमको निकालना है, ठीक। अगर ये थीटा तो इसका परपेंडिकुलर ये थीटा,
तो इधर की तरफ बताओ, इस A1 का यानी G का cos थीटा और इस A का ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो A का cos 90 माइनस थीटा तो बराबर A cos 90 माइनस थीटा, यानी बताओ G cos थीटा शुड बी इक्वल टू A sin थीटा। तो A शुड बी इक्वल टू G cot थीटा। आंसर आ गया बेटा। यानी अगर हम इस बैज को इधर की तरफ, जिधर ये जाना चाह रहा है उधर ही की तरफ कितने एक्सेलरेशन से खींचें, G cot थीटा, तो हम देखेंगे ये ब्लॉक अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल करेगा विद रिस्पेक्ट टू अर्थ में G से नीचे डाउनवर्ड आता हुआ नजर आएगा। राइट, ये आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। तो ये पहला मेथड हमने कंस्ट्रेंट मोशन से कर दिया। मेथड 2 देखिए जरा। राइट, अच्छा फ्री फॉल का मतलब एकदम क्लियर हो गया ना। फ्री फॉल का मतलब देखो क्या, ये जैसे जैसे इधर जाएगा ये ऐसे आ रहा होगा वर्टिकली डाउन, ऐसे ऐसे। तो ये इंक्लाइन जब यहाँ पहुँचेगा ब्लॉक, ये बैच, तो ये ब्लॉक जो है हमारा यहाँ कहीं आ जाएगा ऐसे ऐसे। राइट, और ये बताओ अर्थ से देखने पे हमें एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे आ रहा होगा, कितने एक्सेलरेशन से, G से ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड G से आ रहा होगा। ये वाला पॉइंट वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे, ये वाला पॉइंट वर्टिकली, हर पॉइंट वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा होगा, कितने एक्सेलरेशन से, G से। राइट, अच्छा ये हमने कंस्टेंट से किया। लेकिन एक बात बताऊं, एक ऑब्जर्वर अगर हम यहाँ खड़ा करते हैं, इस पे खड़ा करते हैं, यहाँ खड़ा, ये क्या देखेगा, ये कहेगा कि ये हम मास इस इंक्लाइंड पर है थीटा एंगल पे, अभी x1 दूरी पे, थोड़ी देर बाद कहेगा कि अब x2 दूरी पे हो गया। तो बताओ ये क्या कहेगा, ये कहेगा मुझे ये ब्लॉक इंक्लाइंड के लॉन्ग जाता दिख रहा है। किस ऑब्जर्वर को, इसको। बताओ इसका जो फ्रेम है वो बैच खुद क्या कर रहा है, एक्सेलरेट। तो बताओ ये जो बोल रहा है इंक्लाइंड के लॉन्ग जाना, ये बताओ रियल है कि रिलेटिव है। तो आप कहोगे रिलेटिव। तो हमें सवाल को विद रिस्पेक्ट टू बैच भी करने जा रहे हैं। राइट, तो पहले एक बात बताओ, बैच के रिस्पेक्ट में अगर हम इस ऑब्जर्वर से पूछें तो ये कहेगा ये हमको डाउन द इंक्लाइंड रिलेटिव में जाता हुआ नजर आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू बैच। ओके, तो देखो मैं करने जा रहा हूं। पहले एक बात बताओ, फ्री फॉल का मतलब क्या है। फ्री फॉल का मतलब लोग कहते हैं G से नीचे आना, ये बात सही है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। यार बताओ कोई बॉडी G से नीचे गिर रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, बिल्कुल सही विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। लेकिन ये अगर 10 से नीचे आ रहा है, G से नीचे आ रहा है, और दूसरा कोई लिफ्ट है वो 5 से नीचे आ रहा है, तो बताओ यहाँ पे जो ऑब्जर्वर बैठा होगा लिफ्ट पे, वो कहेगा ये ब्लॉक हमें 5 से नीचे जाता दिख रहा है, क्योंकि ये अर्थ के रिस्पेक्ट में 10 से आ रहा है, वो लिफ्ट 5 से आ रहा है। तो लिफ्ट वाले ऑब्जर्वर को लगेगा ये कितने से आ रहा है, 5 से। तो बताओ किसी भी बॉडी का G से नीचे गिरना फ्री फॉल है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, लेकिन किसी बॉडी का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे जाना भी फ्री फॉल है उस लिफ्ट के रिस्पेक्ट में जो खुद 5 से नीचे आ रहा है। मान लो वो लिफ्ट 2 से नीचे आ रहा होता, तो यही बॉडी कितने से नीचे जाती दिखती, 8 से। तो वो कहता है सर फ्री फॉल का मेरे लिए मतलब तो है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आना। यानी ये मत रट लेना कि फ्री फॉल का मतलब G से नीचे आना है, फ्री फॉल का मतलब G से नीचे आना है ओनली विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। राइट, लेकिन एक बात, अच्छा कोई कहे कि फ्री फॉल का मतलब किसी फ्रेम से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आना भी फ्री फॉल है, तुम कहोगे बिल्कुल है। उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में फ्री फॉल का मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आना है जो फ्रेम खुद 5 से नीचे आ रहा है। क्या फ्री फॉल का मतलब किसी बॉडी का 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आना भी है, बिल्कुल है। उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो खुद कितने से आ रहा है, 2 से नीचे आ रहा है। तुम कहो सर एक काम करो, कोई एक जनरल लाइन बोल दो। तो सुनो यार एक बात हो, चाहे हम प्रॉब्लम अर्थ से करें या लिफ्ट से करें, नॉर्मल की वैल्यू, मैंने कहा था रियल फोर्स जो होते हैं उनकी वैल्यू फ्रेम पे डिपेंड नहीं करती। चाहे आप अर्थ से प्रॉब्लम करिए, चाहे किसी लिफ्ट से प्रॉब्लम करिए, कहीं से प्रॉब्लम करिए, हर फ्रेम के रिस्पेक्ट में नॉर्मल की वैल्यू सेम होती है। तो आप हमको एक बार बताओ बेटा, कोई बॉडी फ्री फॉल कब करती है, जरा बताना। आप कह रहे हैं हम अर्थ से देख रहे हैं,
अर्थ से देख रहा तो ये कितने से आता नजर आ रहा है, 10 से। ठीक, तो ध्यान से देखना, जी से कोई बॉडी कब नीचे आएगी, जब उस पर नेट फोर्स mg लगे। क्या लगे, mg। और बताओ कोई भी बॉडी पे नेट फोर्स mg कब लगेगा, जब उसका किसी और के साथ सराउंडिंग में कोई कांटेक्ट ना हो। और कांटेक्ट ना होने का मतलब नॉर्मल रिएक्शन 0। इसका मतलब एक बात क्लियर समझ लो, अगर किसी बॉडी को फ्री फॉल करना है तो उस बॉडी का किसी और सरफेस के साथ कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब नॉर्मल रिएक्शन 0 होना चाहिए। तो बेटा सुनो, क्या नॉर्मल रिएक्शन 0 होना विद रिस्पेक्ट टू ऑल फ्रेम, हर फ्रेम के रिस्पेक्ट में नॉर्मल अगर 0 है तो हम कहेंगे बॉडी फ्री फॉल कर रही है। लेकिन कोई बॉडी 10 से नीचे गिर रही है विद रिस्पेक्ट टू अर्थ तो फ्री फॉल है। कोई बॉडी किसी और फ्रेम के रिस्पेक्ट में 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रही, वो भी फ्री फॉल हो सकता है, लेकिन हर फ्रेम के रिस्पेक्ट में नॉर्मल क्या होगा, 0। तो फ्री फॉल का मतलब 0 होना, नॉर्मल 0 होना है विद रिस्पेक्ट टू ऑल फ्रेम। तो कुछ लोग कहते हैं एक काम ना करें सर, इस ऑब्जर्वर से प्रॉब्लम कराएं। बताओ इस ऑब्जर्वर को ये बॉडी बताओ वर्टिकल डाउन नजर आएगी कि इंक्लाइंड के अलॉन्ग जाती नजर आएगी, तो ये कहेगा मुझे तो ये बॉडी इस इंक्लाइंड के अलॉन्ग ऐसे जाती दिख रही है रिलेटिव में। तो बताओ इसके लिए फ्री फॉल का मतलब जी से नीचे गिरना नहीं है, लेकिन ये कहेगा मेरे लिए फ्री फॉल का मतलब नॉर्मल 0 है। ये कहेगा मेरे लिए भी फ्री फॉल का मतलब नॉर्मल 0 है। क्यों, क्योंकि हर फ्रेम के रिस्पेक्ट में नॉर्मल की वैल्यू बराबर बराबर होती है, राइट। तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम इसी सवाल को विद रिस्पेक्ट टू बेज करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। विद रिस्पेक्ट टू बेज, ठीक है, समझिए मैं तुम्हें क्या सिखाने की कोशिश किया। ये कोई बॉडी है, समझना अच्छे से। अगर ये नीचे आ रहा है, ठीक, नीचे की तरफ आ रहा है, एक ऑब्जर्वर जो यहां से खड़ा है, अर्थ पे खड़ा, ध्यान से देखना। अगर ये बॉडी में कहूं फ्री फॉल कर रहा है, पहले तो क्वेश्चन समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो। ये कह रहा है ये बॉडी फ्री फॉल कर रहा है, ये कह रहा है मुझे दिखाई दे रहा है A बराबर G डाउनवर्ड। लेकिन बताओ एक ऑब्जर्वर ये कितने से आ रहा था, 10 से आ रहा था। कहां से, अर्थ के रिस्पेक्ट में, G से आ रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, ठीक। लेकिन जरा एक बात बताओ, एक ऑब्जर्वर एक लिफ्ट में बैठा है यहां पर, और ये लिफ्ट खुद जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो बताओ यही फ्री फॉल वाली बॉडी को ये कहेगा एक्सेलरेशन ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। बताओ कितना बोलेगा, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाउनवर्ड। ये कह रहा है मुझको यही ब्लॉक 8 से नीचे आ रहा है, और ये कह रहा है ये फ्री फॉल है। तो सुनो, इसके लिए फ्री फॉल का मतलब 10 से नीचे आना, इसके लिए फ्री फॉल का मतलब 8 से नीचे आना। लेकिन ये कह रहा है फ्री फॉल का मतलब नॉर्मल 0, ये सराउंडिंग में किसी के कांटेक्ट में नहीं है। ये कह रहा है कि फ्री फॉल का मतलब नॉर्मल 0, यानी सुनो फ्री फॉल का मतलब नॉर्मल 0 हर फ्रेम के रिस्पेक्ट में होता है, लेकिन फ्री फॉल का मतलब जी से नीचे गिरना हर फ्रेम के रिस्पेक्ट में नहीं होता, ओनली विद रिस्पेक्ट टू अर्थ होता है, राइट। अब देखो बेटा, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, तो समझिएगा जरा। हमारे पास ये बैच था, यहां पर ऐसे बैच था, ऐसे ये बैच था, ये थीटा एंगल, ये ब्लॉक था। हमने एक ऑब्जर्वर यहां बैठा दिया। हम कह रहे हैं इसको कितने से खींचें ताकि ये फ्री फॉल कर दे। तो ये क्या कहेगा कि मेरे लिए फ्री फॉल का मतलब नॉर्मल 0 है, लेकिन मेरे लिए ये ब्लॉक इधर जा रहा होगा ए रिलेटिव से। कितने से,
ए रिलेटिव का मतलब विद रिस्पेक्ट टू बैच। और बताओ बैच जो है वो खुद इधर जा रहा है, तो इसका जो फ्रेम है वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो बताइए जो ऑब्जर्वर बैच पे खड़ा है वो कह रहा है मुझे ब्लॉक जी से नीचे गिरता नहीं दिख रहा है, मुझे तो ब्लॉक इंक्लाइंड में जाता दिख रहा है, लेकिन हाँ नॉर्मल जीरो है, फ्री फॉल है। तो ये फ्री फॉल का मतलब नॉर्मल जीरो बोल रहा है, वो कह रहा है मेरे लिए फ्री फॉल का मतलब इधर जाना है, जबकि ये क्या कह रहा था, मेरे लिए फ्री फॉल का मतलब जी से नीचे आना और नॉर्मल क्या होना, जीरो। तो कहीं से भी देखो फ्री फॉल का मतलब नॉर्मल जीरो विद रिस्पेक्ट टू ऑल फ्रेम। आई थिंक क्लियर। अब देखिए ये तो कॉन्सेप्ट था, अब हम सवाल करने जा रहे हैं। तो हम इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने चले विद रिस्पेक्ट टू बैच, विद रिस्पेक्ट टू बैच। ध्यान समझिएगा। तो बताओ बैच के रिस्पेक्ट में अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं विद रिस्पेक्ट टू बैच बनाएं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बैच बनाएं, तो बताओ भाई ये इंक्लाइंड है, ये एंगल है थीटा, और यहां पर एक एम मास का ब्लॉक है। चलिए हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। इधर लग रहा होगा एम जी क्या करो कंपोनेंट, तो इधर आएगा एम जी का कॉस थीटा और इधर आएगा एम जी का साइन थीटा और इधर आएगा हमारा नॉर्मल, लेकिन नॉर्मल जीरो होना है। तो अभी हम नॉर्मल दिखा दे रहे हैं, बाद में जीरो कर दें, ठीक। स्यूडो बताओ, स्यूडो हम यहाँ खड़े हैं, फ्रेम इधर जा रहा है, तो स्यूडो इधर लगेगा एम इंटू ए, ये थीटा तो ये थीटा, ये स्यूडो होगा मास बॉडी का, एक्सेलरेशन फ्रेम का। तो इधर ऐड हुआ एम ए कॉस थीटा, इधर ऐड हुआ एम ए साइन थीटा, ठीक। तो बताओ हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, और हमें यहां पे खड़े होकर के ये हमको इस इंक्लाइंड के लॉन्ग ए रिलेटिव से जाता दिख रहा है, ठीक। तो हम क्या बोलेंगे, इस लाइन में फोर्स बैलेंस, तो देखो नॉर्मल प्लस एम ए साइन थीटा विल बी इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, बट फॉर फ्री फॉल नॉर्मल शुड बी जीरो, तो नॉर्मल को जीरो कर दो, तो एम ए साइन थीटा जो है इक्वल हो जाएगा एम जी कॉस थीटा के, एम ए साइन थीटा इक्वल हो जाएगा एम जी कॉस थीटा के। तो बताओ बेटा एम से एम, ए बराबर जी कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा, ए बराबर हो गया जी कॉट थीटा। आ गया देखो वही आंसर। फ्री फॉल का मतलब नॉर्मल जीरो। नोट करिए, नोट करिए। तो देखो बच्चों ए इक्वल टू जी कॉट थीटा आ गया। अब यहीं पे अगर हम तुमसे कहें ये इसको कितने एक्सेलरेशन से चलता नजर आएगा, तो पता है कितने से, इधर नेट फोर्स कितना, एम जी साइन थीटा प्लस एम ए कॉस थीटा, ये हुआ नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन और यही नेट फोर्स बराबर होगा एम इंटू ए रिलेटिव। पूरे से देखो बेटा एम कैंसिल, तो ए रिलेटिव की वैल्यू आएगी जी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा, जी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा, राइट। ये आ गया ए रिलेटिव। तो यहां देखो बेटा ए रिलेटिव की वैल्यू जी साइन थीटा प्लस ए की वैल्यू अभी भी आई है जी कॉट थीटा, कॉट इंटू कॉस। तो ध्यान से देखना, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं जी साइन थीटा प्लस, इसे कॉट को देखो कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, तो ये बन गया जी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। एलसीएम लो, एलसीएम लो। तो ए रिलेटिव बराबर देखो जी साइन स्क्वायर थीटा जी कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया जी और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस जी कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा।
कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो ये आ गया जी अपॉन साइन थीटा। ये आ गया ए रिलेटिव। ए रिलेटिव की वैल्यू हो गई जी अपॉन साइन थीटा, राइट। अब बताओ जरा, ये विद रिस्पेक्ट टू बैज है। अगर मैं तुमसे कहूं एक्सेलरेशन ब्लॉक का बैज के रिस्पेक्ट में इधर आ रहा, देखो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे, और ये आ रहा जी अपॉन साइन थीटा आ रहा है। अच्छा देखना, इधर जा रहा है थीटा एंगल पे जी अपॉन साइन थीटा से, ये फ्री फॉल है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल जीरो है विद रिस्पेक्ट टू बैज। लेकिन अगर हम इसे विद रिस्पेक्ट टू अर्थ कन्वर्ट करें तो आंसर जी आना चाहिए वर्टिकली डाउनवर्ड। तो चाहो तो करके देख लो। देखो जी अपॉन, इधर बोलो कंपोनेंट जी अपॉन साइन थीटा का कॉस थीटा, इधर बोलो जी अपॉन साइन थीटा का साइन थीटा, तो ये तो कट जाएगा। तो देखो मैं लिखने चला एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू बैच, ये लिखा जाएगा जी कॉट थीटा आई कैप और जी माइनस जे कैप, और एक्सेलरेशन ऑफ बैच विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या है? बैच का एक्सेलरेशन ए, और ए कितना? जी कॉट थीटा माइनस आई कैप। तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू अर्थ क्या होगा? तो एक्सेलरेशन ब्लॉक का विद रिस्पेक्ट टू बैच प्लस बैच का विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, दोनों को ऐड कर दो तो ये कट गया, आंसर आ रहा जी माइनस जे कैप। तो देख लो बेटा, फ्री फॉल का मतलब इस बैच के रिस्पेक्ट में डाउन द इंक्लाइन जी अपॉन साइन थीटा से नीचे जाना है, जबकि अर्थ के रिस्पेक्ट में जी से वर्टिकली नीचे आना है। लेकिन दोनों के रिस्पेक्ट में नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी? जीरो, राइट। नोट करिए। तो देखो इसकी जरूरत नहीं थी, सवाल यहीं खत्म हो गया था, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। हमने क्या करा, हमने तुम्हें ये विश्वास दिलाया कि जो इस ऑब्जर्वर को ये ब्लॉक जी अपॉन साइन थीटा से रिलेटिव में जाता दिख रहा है, वास्तव में वो विद रिस्पेक्ट टू अर्थ जी से वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे आना है। ये हम आपको विश्वास दिलाना चाह रहे थे। नोट करिए, इसी सवाल को हम तीसरे तरीके से करने जा रहे हैं। तो ज़्यादा तरीके से कराने का मकसद केवल इतना है कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। कॉन्फिडेंस, हटा दो बेटा। अब देखिए, इसी क्वेश्चन को मैं तीसरे तरीके से करने जा रहा हूं। ध्यान देना बेटा। थर्ड मेथड, तीसरा तरीका बहुत ही आसान है, आप देखिएगा। सवाल कुछ ऐसा था, यहां पर ये एक बैच था, ठीक, समझना अच्छे से। ये एंगल थीटा था और यहाँ कोई एक एम मास का ब्लॉक था, ठीक। हम करते हम इसको कितने से खींचें ताकि ये फ्री फॉल कर जाए, यही तो हमारा सवाल था। तो यार एक बात हो, यहाँ से देखने पर, यहाँ से मतलब अर्थ से, अर्थ से ये किधर जा रहा है? लेफ्ट कितने से? ए से। ये किधर आ रहा है? नीचे कितने से? जी से। यही तो मतलब हुआ फ्री फॉल का मतलब, अर्थ के रिस्पेक्ट में जी से नीचे आना। तो ध्यान देना, ये जैसे जैसे नीचे आएगा ऐसे, ये लेफ्ट जाएगा तो ये इंक्लाइंड ऐसे हो जाएगा, ठीक।
तो बताओ भाई, ये वाला पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा, ये वाला पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा ऐसे, ये वाला पॉइंट एकदम वर्टिकली डाउन आएगा, ऐसे हो जाएगा, और ये ब्लॉक ऐसे हो जाएगा। ठीक, ये हमारा एम मास का ब्लॉक होगा। तो ये ब्लॉक का हर पॉइंट वर्टिकली डाउन कितने से, जी से। तो मैं तुमसे कहूं कि ये बैच मान लो खिसका x इन t सेकेंड, तो ये जो ब्लॉक का ये वाला पॉइंट है यहाँ आ गया, ये मान लो खिसक के नीचे आ गया y इन t सेकेंड। तो बताओ जो बैच है वो हॉरिजॉन्टली x खिसका t टाइम में, उतने टाइम में ब्लॉक y नीचे आया t टाइम में। तो बताओ अगर हम ब्लॉक के लिए बात करें तो बताओ मोशन s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ध्यान से देखना, तो ये बताओ यहाँ से यहाँ तक y नीचे आया, u0 हाफ a की वैल्यू g और टाइम t स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। उतने ही टाइम में ये बैच खिसका कितना, x। तो ये बताओ बैच के लिए सेम इक्वेशन, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हुआ x, यू टी 0, इनिशियल वेलोसिटी नहीं है, रेस्ट से शुरू हुए, हाफ a हमको निकालना है टाइम t स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो y अपॉन एक्स g अपॉन a, हाफ टी स्क्वायर कट गया, a बराबर देखो क्या आ गया, g x अपॉन वाई। ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल में जरा टेन थीटा लगाओ, टेन थीटा y अपॉन एक्स, टेन थीटा की वैल्यू y अपॉन एक्स। तो बताओ x अपॉन वाई की वैल्यू कॉट थीटा, तो कॉट थीटा हो जाएगा x अपॉन वाई। तो यहाँ रख दो x अपॉन वाई की जगह कॉट थीटा, तो a बराबर g कॉट थीटा। ये हमारा आंसर होगा बेटे, ये आंसर होगा, नोट कर लो, नोट कर लीजिए, चाहे जैसे करिए, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो सवाल सॉल्व होगा। राइट, हो गया बेटा। अगला सवाल देखिए, देखिए भाई अगला सवाल देखिए, हमसे कह रहे हैं एक बैच पर, ये एक बैच है, ये एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री, कहीं कोई फ्रिक्शन जैसी बात नहीं है। यहाँ पर एक मास 1 kg, और हमसे कह रहे हैं यहाँ पर हम कितना मास रख दें, ये m हमसे पूछ रहा है। और ये जो बैच है, ये बैच यहाँ पर भी स्मूथ सरफेस है, यहाँ पर भी स्मूथ सरफेस है। तो सवाल लिखें, फाइंड वैल्यू ऑफ m, वैल्यू ऑफ m so that wedge does not slide on ground, wedge does not slide on ground। बढ़िया समझ लीजिए क्वेश्चन, फिर हम इस सवाल करेंगे, पहले सवाल अच्छे समझ लें।
कह रहे हैं इस m की क्या वैल्यू हो ताकि ये जो बैज है वो बैज जमीन पर स्लाइड ना करे। ये हमारा क्वेश्चन है, जो बैज है वो ग्राउंड पर स्लाइड ना करे, राइट। तो बहुत बढ़िया समझना बेटा। मैं तुमसे कहूँ इनके बीच में देखो, यहाँ नॉर्मल ऐसे होगा, इस नॉर्मल को n1 बोलते हैं। अच्छा यहाँ नॉर्मल ऐसे होगा, n2 ऐसे होगा। अच्छा कौन सा, ये n1 किस पे लग रहा है, ये बैज पे लग रहा है, किसने लगाया, ब्लॉक ने। ये किस पे लग रहा है, ब्लॉक पर, किसने लगाया, बैज ने। ये n2 किस पे लग रहा है, बैज पर, किसने लगाया, ब्लॉक ने। ये किस पे लग रहा है, ब्लॉक पर, किसने लगाया, बैज ने। तो हम लिख भी दे रहे हैं। ये वाला किसी एक में दिखाते हैं इसको, देखो चलो, ये वाला YM ऑन बैज, तो ये वाला Y बैज ऑन M, ठीक है, समझ गए होंगे आप। ऐसे ये वाला Y ब्लॉक ऑन बैज, ये Y बैज ऑन ब्लॉक, क्लियर। चलो हमें क्या करना है, ये बैज जो है ये स्लाइड ना करे, हमें बैज का फ्री बॉडी डायग्राम बना के नेट फोर्स 0 दिखाना है। हम चाहते हैं जो बैज है वो ग्राउंड में हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेट ना करे। अच्छा ये कहाँ जाएगा बताओ, आप कहोगे सर ये पक्का इधर जा रहा होगा, मान लो A1 से, ये कहाँ जाएगा, ये पक्का इधर जा रहा होगा A2 से, क्लियर। तो एक एक करके फ्री बॉडी डायग्राम बनाते। चलो इस 1 kg का FBD बनाओ, FBD ऑफ 1 kg ऐसे, ये इंक्लाइंड है 30 डिग्री, यहाँ पे 1 kg का ब्लॉक, तो बताओ इस पर इधर लग रहा होगा mg 1g, ये एंगल होगा 30 डिग्री, तो ये होगा 1g cos 30, इधर की तरफ होगा 1g sin 30, इधर की तरफ होगा नॉर्मल n1, बढ़िया समझ लीजिए, इधर होगा नॉर्मल n1। और ये बताओ डाउन इंक्लाइन A1 से जा रहा है, कितने से, A1 से। तो बताओ इस लाइन में फोर्स बैलेंस, तो n1 विल बी 1g cos 30, ये n1 आ गया। और इधर ले जाने वाला कौन है, 1g sin 30 ने 1 kg को A1 से चलाया, तो A1 आया होगा g sin 30। हालांकि हमें एक्सेलरेशन की जरूरत नहीं है, हमारा काम इससे चलेगा, ठीक। अब आओ इस m मास का जरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इस m मास का। तो ये एंगल है बेटा 60 डिग्री, ये m मास, तो इधर लग रहा होगा mg, तो इसका कंपोनेंट ये 60 होगा एंगल, इधर mg का cos 60, इधर mg का sin 60, इधर की तरफ लग रहा होगा नॉर्मल n2, और ये डाउन इंक्लाइंड A2 से जा रहा है, तो आप बोलेंगे n2 विल बी इक्वल टू mg cos 60, ये होगा n2, और mg sin 60 ने m मास को A2 से चलाया, A2 विल बी इक्वल टू g sin 60। हालांकि A2 की जरूरत नहीं, हमारा काम इससे चलेगा, ठीक है। अब देखना, अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहा हूँ बैज का, और मैं चाहता हूँ कि बैज स्लाइड ना करे ग्राउंड पर। तो बैज पर हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स 0 करना है, तो मैं इसे हटा रहा हूँ और बैज का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, देखिएगा। ध्यान दीजिए, अगर हम इसी सवाल में फ्री बॉडी डायग्राम बैज का बनाएं, FBD ऑफ बैज विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, अर्थ के रिस्पेक्ट, बैज का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जा रहे हैं अर्थ के रिस्पेक्ट। ध्यान देना, ये बैज है, ये एंगल 30 था,
ये एंगल 60 था, इस पर इधर लग रहा था N1, इधर लग रहा था N2, इसका अपना mg इधर होगा, तो जमीन से इधर लग रहा होगा N3 नॉर्मल जमीन से। ठीक, हम चाहते हैं स्लाइड ना करें, चलो हमने इसका मास m मान लिया, हालांकि जरूरत नहीं, मान लिया तो mg नीचे। इस N1 का इधर एक कंपोनेंट इधर, ये 30 तो ये 30, इधर N1 का cos 30, इधर N1 का sin 30, इधर आओ, इसके कंपोनेंट इधर इधर, ये 60 तो ये 60, इधर N2 का cos 60, इधर N2 का sin 60। बढ़िया समझ लो बेटा। और हम चाहते हैं ये बैच हॉरिजॉन्टल में स्लाइड ना करे, तो इसका एक्सेलरेशन 0। बताओ इस लाइन में भी फोर्स बैलेंस, तो इस लाइन में फोर्स बैलेंस कम होंगे, N3 विल बी इक्वल टू mg प्लस N1 cos 30 प्लस N2 cos 60। ये किसके बराबर? N3। तो अगर मुझे N3 कोई पूछता तो मैं लिखता वर्टिकल लाइन फोर्स बैलेंस, N3 ने कैपिटल mg N1 cos 30 प्लस N2 cos 60 को बैलेंस किया, ये होता है N3। ये वो N3 है जो ग्राउंड से आया, ये हमसे पूछा नहीं है, लेकिन हम निकाल दे रहे हैं क्योंकि हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख रहे हैं। अगर बताओ हॉरिजॉन्टल में भी एक्सेलरेशन नहीं है तो N1 sin 30 को N2 sin 60 ने बैलेंस किया। तो अगर हम लिखें along x देखें तो ये बताओ N1 sin 30 बैलेंस हुआ N2 sin 60। तो ये बताओ N1 की वैल्यू 1g cos 30 इंटू sin 30, N2 की वैल्यू mg cos 60 इंटू sin 60। चलो बेटा वैल्यू रखो, g से g कटा, cos 30 √3/2 इंटू 1/2, m cos 60 1/2 sin 60 √3/2। ये m बराबर 1 kg आंसर नोट कर लो। इसका मतलब ये मास 1 kg होना चाहिए था। आंसर आगे नोट करिए। नोट करो बेटा। अगला सवाल देखेंगे। अब समझिए जरा, हमसे कहा जाए, अगला सवाल देखो, ये एक डबल इंक्लाइंड है, ये बेटा फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है, ठीक है। हमने यहां पर एक आइडियल पुली से ये 2 kg मास और यही रस्सी ऐसे पास हुआ, यहां पर एक 2 kg मास ऐसे रखा है, ये एंगल है 37 डिग्री, ये एंगल है 53 डिग्री, एक 37 एक 53। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक्स, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक
आपको हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताने को कहा गया है, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। तो बताओ बेटा, सबसे पहले तो एंगल वगैरह समझो, ये sin 37, ये 53, ठीक। तो हम वैल्यू लिख दें पहले यहाँ पे, चलो यही लिख दे रहे हैं, sin 37 cos 53 होता है और ये 3/5 होता है, cos 37 sin 53 होता है और ये वैल्यू 4/5 होता है, ठीक है। चलो बताओ भाई, इसका फ्री बॉडी डायग्राम यही बना दें। चलो इधर देखो, टेंशन होगा, इधर आएगा 2g का sin 53, इधर आएगा 2g का cos 53। बोलो यार, इतना तो सीख गए हो गया। इधर आएगा नॉर्मल, ठीक। अच्छा, कौन किधर जाएगा अभी डिसाइड हो। इधर बोलो, इधर आएगा 2g का sin 37, इधर आएगा 2g का cos 37, इधर आएगा नॉर्मल N2, इधर होगा टेंशन, तो ऐसे पुली पे टेंशन, इधर टेंशन, पूरा सिस्टम किधर जाएगा पहले समझना अच्छे से। बताओ, mg 2g sin 53 और 2g sin 37 में कौन बड़ा। 2g sin 53, देखो sin 53 4/5, ये 3/5 है, sin 37 3/5, sin 53 4/5। तो ये वाला फोर्स बड़ा है और ये वाला फोर्स छोटा है। तो बताओ, ये वाला फोर्स अगर बड़ा है तो पूरा सिस्टम इधर जाएगा, ये चला इधर ए से, तो ये जाएगा ऊपर ए से। अच्छे समझ लीजिए, ये वाला फोर्स बड़ा है, ये छोटा है, तो नेट फोर्स इधर आएगा, तो ये जाएगा डाउन द इंक्लाइन, ये जाएगा अप द इंक्लाइन, और दोनों का एक्सेलरेशन बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्लियर है ना। क्योंकि ये वाली रस्सी आइडियल है, तो एक पॉइंट हम ये ले लें, ये ले लें, एक पॉइंट ये ले लें, ये ले लें। बताओ, ये इधर जा रहा है, ये रस्सी की लेंथ को बढ़ाएगा, ये फिक्स, तो इसे घटाना पड़ेगा। तो जितना ये बढ़ाएगा उतना ये घटाएगा, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन बराबर। पॉइंट मेथड, कंस्ट्रेंट। वो बात भी समझ में आती है, एक ही रस्सी से बंधे हैं, तो ये जितना इधर खिसकेगा उतना ये इधर खिसकेगा, ताकि रस्सी की लेंथ क्या रहे, कांस्टेंट, ठीक है। अब चलो भाई, इक्वेशन बनाते हैं। बताओ 2 kg के लिए बताओ, फॉर 2 kg ब्लॉक इक्वेशन बोलो। तो बताओ, ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो आप लिखेंगे 2g sin 53 माइनस t बराबर 2a। चलो वैल्यू रखो, 2g हुआ 20, sin 53 हुआ 4/5 माइनस t बराबर 2a, तो ये हुआ 16 माइनस t बराबर 2a, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसके लिए बोलो, t बड़ा होगा, 2g sin 37 छोटा होगा, तो बताओ फॉर another 2 kg, ये वाला, तो t माइनस 2g sin 37 विल बी इक्वल टू 2a, t माइनस 20 sin 37 3/5 बराबर 2a, t माइनस 4 12 बराबर 2a। दोनों को ऐड कर दो बेटा, इक्वेशन 1 और 2 को, 1 + 2 करिए, t से t कट गया, 16 में से 12 गया, 4 बराबर 2a 4a, तो a की वैल्यू हो गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर। हम आपसे कहें रस्सी में कितना टेंशन होगा, तो a की वैल्यू 1 यहाँ रख दो, तो बताओ a यहाँ रखोगे तो t बराबर 12 न्यूटन टेंशन आ गया। देख लो, चाहे यहाँ रख दो, 12 आ रहा है, एक को अगर हम 1 रखें, नहीं 14 सॉरी, क्षमा चाहेंगे, 14 यहाँ रख दो। देखो a को 1 तो 2 और 12 14 न्यूटन। आंसर नोट करिए,
अगला क्वेश्चन देखेंगे। मैं मान रहा हूं आपने इसे कर लिया। अब देखिए भाई, अगला सवाल जो है वो कुछ ऐसा है। क्वेश्चन का पहले फोटो बना दें। यहां पर एक इंक्लाइंड है और ये एंगल है बेटा 30 डिग्री। यहां पर एक ब्लॉक है 5 kg। यहां पे एक रस्सी बंधा हुआ है और ये एक ब्लॉक है 3 kg। बढ़िया समझिए। इसी इंक्लाइन पर फिर ये रस्सी आगे गया और यहाँ एक आइडियल पुली जो कि यहाँ फिक्स है और यहाँ से एक ब्लॉक लटकाया गया है 2 kg। कितना? 2 kg। ठीक। इस रस्सी में जो टेंशन है वो T1 है और इस रस्सी में जो टेंशन है वो T2 है। यहाँ रस्सी में T1 टेंशन और यहाँ T2 टेंशन। रस्सी बदल गई है तो टेंशन भी बदल जाएगा। ठीक है। हमसे कह रहे हैं फाइंड T1 is to T2। आपको T1 T2 का रेशियो बताना है। ये हमारा क्वेश्चन है। फाइंड T1 is to T2, राइट। चलो बेटा निकालते हैं T1 T2 का रेशियो। सबसे पहले एक बात बताओ, पूरा सिस्टम किधर जाएगा? बताओ इधर क्या आ रहा होगा? इधर 5G का sin 30, 5G sin 30 इधर आएगा? अरे आएगा कि नहीं? देखो इधर 5G sin 30 कितना होता है? sin 30 हाफ 25। इधर क्या लग रहा है? 2G 20। तो ये वाला फोर्स बड़ा है और ये वाला फोर्स छोटा है, तो ये ब्लॉक इधर जाएगा ए से, ये इधर जाएगा ए से। अच्छा तो अगर ये इधर ए से जाएगा तो बताओ यहाँ टेंशन इससे अबे T1, इससे अबे T1, तो ये कहाँ जाएगा? अगर ये इधर जाएगा तो ये कहेगा हम इधर जाएंगे ऐसे। इधर देखो टेंशन T2 इस रस्सी में, ये T2, इधर T2, इधर T2। और अगर ये इधर ऐसे जाएगा तो ये कहेगा हम ऊपर जाएंगे ऐसे। तो पहले तो एक्सेलरेशन समझ लो, तीनों के एक्सेलरेशन बराबर होंगे। ये इधर भागेगा ऐसे, ये इधर आएगा ऐसे, ये ऊपर जाने लगेगा ऐसे। हमको T1 और T2 का रेशियो निकालना है। ठीक है। चलो इधर बोलो क्या हो रहा होगा? 5G का cos 30, 5G का cos 30 डिग्री। इधर हो रहा होगा नॉर्मल N1। ये जो इधर इक्वेशन बोलो 5G sin 30 माइनस T बराबर, T की जगह T1 बराबर 5 इंटू ए। sin 30 बताओ हाफ, तो ये हुआ 25 माइनस T1 बराबर 5A। इक्वेशन नंबर 1। इधर आ जाओ, इस 3 kg का एफबीडी बनाओ। इधर बोलो 3G का sin 30, इधर लग रहा होगा 3G का cos 30, इधर लग रहा होगा नॉर्मल N2। तो N2 ने 3G cos 30 को बैलेंस कर लिया, लेकिन T1 प्लस 3G sin 30। ठीक है। ये 5 kg के लिए हमने बात करी थी, ये एफबीडी था 5 kg का। अब मैं लिख रहा हूँ एफबीडी ऑफ 3 kg। इक्वेशन लिखूंगा, फ्री बॉडी डायग्राम यही बना दिया मैंने। तो बताओ इसकी हमें जरूरत नहीं। N2 ने 3G cos 30 क्या कर लिया? बैलेंस। इक्वेशन बोलो T1 प्लस 3G sin 30। तो T1 प्लस 3G sin 30 ने माइनस T2 बराबर 3A। इक्वेशन नंबर 2। चलो वैल्यू रखो। तो T1 sin 30 हाफ तो प्लस 15 माइनस T2 बराबर 3A। इक्वेशन नंबर 2 देख लीजिए।
अब इसके लिए बताओ ये कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो T2 बड़ा होगा, 2G छोटा होगा, तो FBD ऑफ 2 kg, FBD ऑफ 2 kg। तो बताओ बेटे इसके लिए इक्वेशन क्या लगोगे, T2 बड़ा और 2G छोटा, T2 माइनस 2G बराबर 2A, तो ये हो गया T2 माइनस 20 बराबर 2A, इक्वेशन नंबर 3। मैं तो कहूँगा आप तीनों को ऐड कर दो, 1 प्लस 2 प्लस 3 कर दो, तीनों इक्वेशन को ऐड करके लिखो। देखो ध्यान से, इसको ऐड करेंगे, T1 कट गया, ये T2 कट गया, देख लो, ये T1 कटेगा, ये T2 कटेगा, 25 प्लस 15 40 माइनस 20 बचा 20 बराबर 5 3 8 8 2 8 10 8। तो ए की वैल्यू आ गई बेटा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर A2 आ गया, A को 2 यहाँ रखो, तो ये 2 2 4 24, तो T2 देखो आ गया 24 न्यूटन, यानी इस रस्सी का टेंशन 24 न्यूटन आ गया बेटा। अब आओ, A की जगह अगर हम 2 यहाँ रख दें तो ये 10 इधर गया, तो T1 आ गया देखो बेटा 15 न्यूटन 15 न्यूटन, यानी इस रस्सी में टेंशन 15 न्यूटन आ गया भाई। अब हमको क्या चाहिए, हमें चाहिए T1 अपॉन T2 बराबर, तो बताओ T1 है 15 अपॉन 24, 3 से काट दो 5:8, ये आंसर। T1 T2 का रेशियो 5:8, नोट करो बेटा। नोट करिए। एक सवाल और करेंगे, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। अब जरा ध्यान दीजिए, हमसे कहा जा रहा है, जो अगला क्वेश्चन है, ये एक इंक्लाइंड है जिसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 37 डिग्री है। यहां पर एक ब्लॉक है 5 kg और यहां से एक आइडियल स्ट्रिंग आइडियल पुली से ऐसे पास कर रहे हैं और ये रस्सी घूम के यहाँ आ रहा है और एक पुली यहाँ पे, फिर दूसरा आइडियल पुली, इसके सेंटर से यहाँ पर एक ब्लॉक 4 kg और इधर जो है सीलिंग से हमने इस रस्सी को ऐसे घुमा के या मान दिया। ठीक है, चलिए सवाल की फाइंड acceleration of both blocks, find acceleration of both block। ठीक है, अच्छा एक बात ध्यान दो, अगर हम ये मान लें कि ये ब्लॉक इधर जा रहा है, मान लो ध्यान से देखिएगा A1 से, तो हमने अगर ये इधर जा रहा है तो हमने इसको मान लिया ऊपर जा रहा है, मान लो A2 से। अब A1 A2 में क्या रिलेशन होगा वो अभी हम निकाल लेंगे। मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमने इसे इधर माना A1 से और मान लो ये गलत मान लिया, तो A1 की वैल्यू सॉल्व होने पर अपने आप नेगेटिव आ जाएगी। कैसी आएगी? नेगेटिव। मान लो सॉल्व होने पर नेगेटिव आ गया -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
तो आंसर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा, लेकिन फर्क ये आएगा किसकी डायरेक्शन ऑफ द इंक्लाइन अपोजिट। तो मैं तुम्हें ये सिखाना चाह रहा हूँ कि अगर तुम्हें कहीं कन्फ्यूजन भी होगी कौन किधर जाएगा, तो आप कोई डायरेक्शन मान के शुरू कर दीजिए, अगर वो सॉल्व होने पे नेगेटिव आ रहा है तो आंसर वही होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। क्लियर? तो हमने चलो मान लिया ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। तुम करो सर अलग अलग एक्सेलरेशन क्यों माना? क्योंकि रस्सी देखो बदल गई, ये रस्सी देखना, ये रस्सी यहाँ गई और ये दूसरी रस्सी है, रस्सी बदल गई तो एक्सेलरेशन भी बदलने के चांस। तो अभी हम A1 A2 में रिलेशन निकाल लेंगे, ठीक है। चलो टेंशन देखते हैं, इधर से शुरू करेंगे, T, इधर T, यही T, ये T और यही रस्सी घूम के इधर T, इधर T, इस वाली रस्सी में 2T, इधर बोलो 2T। क्लियर? चलो इसका एफडी बताओ, इसका एफडी। तो इधर क्या आ रहा होगा, इधर यही दिखा दे रहा हूँ, mg sin 37, इधर बोलो mg cos 37। इसको बताओ बैलेंस कौन करेगा, नॉर्मल, ये हो गया नॉर्मल, ठीक। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब बताइए इसमें इधर 4g लग रहा होगा, चलो इसके लिए क्वेश्चन बोलो, अगर ये इधर जा रहा है तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो नेट फोर्स डाउन द इंक्लाइन। इक्वेशन बोलो 5g sin 37 माइनस टी बराबर 5 इंटू A1। तो ये बताओ जरा, ये हुआ 5g माने 50 और sin 37 हुआ 3/5 माइनस टी बराबर 5A1। तो ये हुआ 30 माइनस टी बराबर 5A1, इक्वेशन नंबर 1। देख लो, इसके लिए बताओ ये कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो 2t बड़ा होगा, तो हम लिखेंगे 2t माइनस 4g बराबर 2, सॉरी मास कितना, 4 इंटू A2, 4 इंटू A2, 2 से काट दो तो t माइनस 20, 2g बचेगा बराबर 2A2, इक्वेशन नंबर 2। अब बताओ हमें A1 A2 निकालना। तीसरा रिलेशन, A1 A2 में रिलेशन को कंस्ट्रेंट से बना दो, कंस्ट्रेंट से, ध्यान दो। अच्छा बताओ जरा, अगर ये A2 से ऊपर जा रहा है, ध्यान से देखना, तो बताओ ये रस्सी की लेंथ कांस्टेंट कब रहेगी, अगर ये A2 से जा रहा है तो ये पुली का सेंटर भी ऊपर जा रहा होगा A2 से। बहुत बढ़िया समझ लीजिए, अगर ये ब्लॉक A2 से जाएगा तो ये लेंथ कांस्टेंट तभी होगी जब ये सेंटर ऊपर जाएगा A2 से, ठीक। तो देखना हम कुछ पॉइंट सिलेक्ट कर लें, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो इस लेंथ को देखो, ये लेंथ बताओ, ये पॉइंट इधर जा रहा है तो इस लेंथ को बढ़ाएगा प्लस A1, ये पॉइंट कहीं नहीं जा रहा 0, ये कहीं नहीं जा रहा 0, ये वाला पॉइंट ऊपर जा रहा है इस लेंथ को घटाएगा माइनस A2, ये वाला पॉइंट ऊपर जा रहा है इस लेंथ को घटाएगा माइनस A2, ये वाला पॉइंट कहीं नहीं जा रहा बराबर 0। तो A1 विल बी इक्वल टू 2A2, A1 बराबर 2A2 होगा। तो ये तीसरा रिलेशन आ गया, A1 बराबर 2A2। थर्ड इक्वेशन देख लो भाई, ठीक है। और चाहो तो इसी को आप बना दो, सिग्मा W टेंशन इक्वल टू 0। इस पे टेंशन देखो, अप द इंक्लाइन जा रहा, डाउन द इंक्लाइन माइनस टी A1, इस पर टेंशन 2t ऊपर जा भी ऊपर रहा है तो प्लस 2t A2 बराबर 0। तो A1 बराबर 2A2। मैं तो ये पसंद करता हूँ कंस्ट्रेंट, बहुत आसान लगता है मुझे, तो आप भी उसकी प्रैक्टिस में रहिए क्योंकि ये हर जगह नहीं लगता है। अब बताओ यह आ गया A1 बराबर 2A2। अब समझना बेटा, अब सॉल्व करना भी अपने आप में एक सवाल है। इन दोनों को ऐड करो 1 और 2 को, तो t से t कट गया, देखना इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 ऐड करो, 30 माइनस 20 10 बराबर 5A1 प्लस 2A2। देख लो बेटे, और A1 की जगह 2A2 रख दो तो 10 बराबर 5, A1 की जगह 2A2
प्लस 2a2, तो 10 12 a2 बराबर 10/12 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया a2। a1 बताओ, a1 है 2a2, तो ये बताओ 2 से मल्टीप्लाई करो तो 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये a1 आ गया। नोट कर लो। तो यहाँ से हमने a1 और a2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नोट करो बेटा। बहुत ही आसान। तो आज मैं यहीं रोक रहा हूँ, इसके आगे बेटा कल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।